वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ आज एक गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पर फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर अपन गुरुत्वाकर्षण के जो बचे हुए 3 टॉपिक हैं उनको क्लियर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें जो हमारी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स वाली लूसेंट की बुक आती है उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर कर रहे हैं। तो हम गुरुत्वाकर्षण के पहले के जो 18 टॉपिक हैं उनको पहले की 3 लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, तो आप उन लेक्चर को पहले देख लीजिए और शेयर कीजिएगा। और आज की हम इस वीडियो में बाकी के जो बचे हुए हैं 3 लेक्चर को उनको ही क्लियर करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और पढ़ते हैं अपन पहला टॉपिक, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। देखिए दोस्तों, उपग्रह की बंधन ऊर्जा होती है, उससे हमारा तात्पर्य ये है कि यानी कोई भी ग्रह है उसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर, यानी कि कोई भी उपग्रह यानी किसी कक्षा में यानी चक्कर निकालता है, यानी किसी कक्षा के अंदर कक्षीय गति कर रहा है। तो इस उपग्रह को इस ग्रह के, यानी कि ये हमारा जो ग्रह है यह इसका गुरुत्वाकर्षण बल का जो आवरण है इसे मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही अपन बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी ग्रह के चारों ओर, यानी कि जो उपग्रह कक्षा में चक्कर लगाते हैं उस उपग्रह को, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे ही अपन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। पहले पर देखते हैं अपन गतिज ऊर्जा। जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी वेलोसिटी होती है वी नॉट और मानों की द्रव्यमान है एम। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। हम जानते हैं वी नॉट का जो हमारा फॉर्मूला वो हमने कल ड्राइव किया था, वो होता है √GM=R। तो दोस्तों यहाँ पर R का मान है R+H, तो यह मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा इस रूट का, तो स्क्वायर के कारण ये तो रूट हट जाएगा और हमारे फॉर्मूला आ जाएगा GMM×2R। तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी ये। और स्थितिज ऊर्जा का भी हमने जो फॉर्मूला है वो कल के लेक्चर में ड्राइव किया था, वो होता है -GMM×R। दोस्तों R को अपन R+H भी लिखते हैं, यानी कि किसी ग्रह की त्रिज्या R और यदि इसे H ऊंचाई पर है तो ये होती है H हाइट, तो इसे लिखते हैं R+H। या इस पूरी दूरी को अपन R भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर यानी कि R+H का मान R रखा गया है, यहाँ पर भी R+H का मान R रखा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है यह है, जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी 2 गुनी होती है और विपरीत चिन्ह वाली होती है। यानी कि यदि अपन इसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा यही मान आता है और विपरीत मान आता है, यानी ये प्लस का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको 2 से गुना किया तो 2 और इसको आगे है माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस लगा दिया गया दोस्तों। अब देखते हैं अपन कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो हम इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ते हैं, यानी कि यह तो हमारी गतिज ऊर्जा E और यह हमारी -2E स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी बचेगी माइनस की जो गतिज ऊर्जा के बराबर है -E। तो दोस्तों जब कोई उपग्रह पृथ्वी की, यानी कोई भी ग्रह के चारों ओर किसी कक्षा में यानी कक्षीय गति करता है तो उसकी कुल जो ऊर्जा होती है उसकी गतिज ऊर्जा के विपरीत, यानी कि है ऋणात्मक चिन्ह में होती है। यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वहां पर हो जाएगी -1/2 mv² या माइनस के GMM×2R। यानी कि यह जो ऊर्जा है इसे हमारा मतलब यह है, यानी कि इसे तात्पर्य यह है कि जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के, यानी कि जब कोई उपग्रह इस ग्रह के चारों ओर या किसी भी ग्रह के चारों ओर कक्षीय गति करता है तो इस कक्षीय, यानी कि कोई उसकी टोटल एनर्जी होती है वो होती है -2E, या इसको अपन लिख सकते हैं -GMM×2R। तो दोस्तों इसी ऊर्जा को अपन बंधन ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी टोटल ऊर्जा यहाँ पर यह है। अब इतनी ही ऊर्जा इनको देकर करके इसे बाहर किया जा सकता है, यानी कि इस ये जो ग्रह है इसे मुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यही हमारी जो बंधन ऊर्जा है वो होगी, लेकिन इसका जो ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि अपन आगे पढ़ते हैं क्योंकि कैसे हटेगा ये, कि उपग्रह की कुल ऋणात्मक ऊर्जा होती है। यानी जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर
चक्कर लगाता है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है ऋणात्मक। और ऋणात्मक ऊर्जा से तात्पर्य है कि उपग्रह को अनंत पर भेजने के लिए अर्थात उसकी ऊर्जा को शून्य करने के लिए हमें उपग्रह को ऊर्जा देनी होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि यानी कि कोई भी उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, यदि उसकी ऊर्जा को शून्य किया जाएगा तभी वह उपग्रह से यानी कि उस ग्रह से अनंत दूरी पर जाएगा या उसे मुक्त हो जाएगा। तो हमें उसकी ऊर्जा को शून्य करनी पड़ेगी, यानी कि वो इसकी जो टोटल ऊर्जा है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है, तो इतनी ही ऊर्जा इसको पॉजिटिव दी जाए तो हमारी टोटल ऊर्जा हो जाएगी, वह हो जाएगी शून्य और वह है उसे बाहर चली जाएगा, यानी जो हमारा ग्रह है उसे मुक्त हो जाएगा। अब शून्य यानी कि शून्य ऊर्जा होगी। जब तक उपग्रह को यह ऊर्जा नहीं दी जाती तब तक वह अपनी कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा। दोस्तों ये कह रहा है कि जब तक कि उस उपग्रह को इतनी ऊर्जा नहीं दी जाती है तब तक वह उसी कक्षा में गति करता रहेगा। तो पृथ्वी की परिक्रमा करते उपग्रह की अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो उपग्रह की बंधन ऊर्जा यही है कि जो ग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उनको कितनी एनर्जी दी जाए कि वह अपनी कक्षा को छोड़ कर के यहाँ से स्थानांतरित हो जाएं या अनंत दूरी पर चली जाएं, अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएं। पलायन का मतलब है कि पृथ्वी से मुक्त हो जाएं और पृथ्वी से अलग हो जाएं। तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो जाएगी 1/2 GME इंटू एम अपॉन 2R। देखिए दोस्तों, इसकी कुल ऊर्जा का मान यही होता है लेकिन ये नेगेटिव में होता है। तो इसकी एनर्जी को शून्य करने के लिए हमें पॉजिटिव में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर इतनी एनर्जी देने पर उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, यानी कि वह पलायन कर जाएगा। यदि उपग्रह पृथ्वी के तल के समीप परिक्रमा कर रहा हो तो उसकी बंधन ऊर्जा, तो देखिए दोस्तों, यदि यह उपग्रह पृथ्वी की सतह के निकट यानी सतह पर है तो इस आर का मान हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा नीचे RE। तो इसकी बंधन ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/2 GMEM अपॉन RE। यदि उपग्रह को इतनी ऊर्जा दे दी जाती है तो इसकी कुल ऊर्जा शून्य हो जाएगी, वह पृथ्वी से पलायन कर जाएगा। दोस्तों यही बात मैंने आपको बताई है। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट सेकेंड टॉपिक है इस लेक्चर का, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह। देखिए दोस्तों, भू स्थिर का मतलब है यानी कि किसी भूमि से स्थिर दिखे हमें। तो देखिए इसको समझते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब कोई ग्रह या मान लो पृथ्वी ही है, यह अपने अक्ष पर यानी घूर्णन कर रही है, इस प्रकार अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो इसके ऊपर कोई उपग्रह है, जिस प्रकार यह 24 घंटे में अपना एक घूर्णन को पूरा करती है और एक उपग्रह ऐसा लिया जाता है कि वह भी इसी के सेम 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है। मानो कि यानी कि 1 बजे यह उपग्रह पृथ्वी के इस बिंदु के जस्ट ऊपर है। जैसे ही यह पृथ्वी घूमेगी वह उस बिंदु के ऊपर ही वह उपग्रह घूमता जाएगा। यानी कि जैसे ही वह बिंदु अपना एक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा वह उपग्रह भी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करेगा। यानी वह उस हमेशा उस ही पॉइंट के ऊपर होगा, वह उससे दूर नहीं जाएगा। और जिस दिशा में पृथ्वी गति कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, वह उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही परिक्रमा करेगा। यानी हम कह सकते हैं यानी वह किसी निश्चित भूमि के लिए स्थिर होता है। यह उपग्रह दोस्तों किसी एक देश के लिए यानी कि किसी एक देश को ही रिकवर करने के लिए छोड़ा जाता है। यानी कि एक ही देश की यानी कि हमेशा जानकारी हमें प्राप्त कराता है, क्योंकि हमेशा यह भूमि के साथ ही उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और इसके ऊपर स्थिर रहता है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के लंबवत विषुवत रेखा के तल में घूर्णन घूमने की दिशा अर्थात पश्चिम से पूर्व और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि उसकी जो घूमने की जो दिशा होती है या परिक्रमा होती है वह पश्चिम से पूर्व होती है और जो हमारी ये जो विषुवत रेखा होता है उसके तल में घूर्णन करता है, यानी घूर्णन अक्ष के लंबवत है। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, यह है इसका घूर्णन अक्ष, यह होती है इसकी विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा के अनुरूप इसके चारों ओर ऐसे यह उपग्रह इस प्रकार परिक्रमा करता है और इसका आवर्तकाल भी यानी परिक्रमण काल भी 24 घंटा यानी अर्थात पृथ्वी के बराबर होता है। इस कारण यह पृथ्वी के यानी किसी
एक पॉइंट पर स्थिर रहता है, इसलिए इसको बी स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसके लिए निश्चित ऊंचाई और निश्चित वेग होता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 3600 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और इस उपग्रह की कक्षा को अपन पार्किंग कक्षा कहते हैं। और पार्किंग कक्षा में उपग्रह का वेग होता है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि जो उप तुल्यकाली या भू उपग्रह होते हैं, तुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह होते हैं, वह पृथ्वी की सतह से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और यह जिस कक्षा में गति करते हैं उसको पार्किंग कक्षा कहते हैं। और जो भू स्थिर उपग्रह का जो वेग होता है वो होता है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसे संचार उपग्रह भी कहते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ध्रुवीय उपग्रह। यानी ध्रुवीय उपग्रह का मतलब होता है कि मान लो ये पृथ्वी है अपने अक्ष के में घूर्णन कर रही है, तो जो हमारा जो उपग्रह होगा वह ऐसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जो इस ध्रुवीय अक्ष के तो तल में हो, और जो हमारी विषुवत रेखा होती है, ये विषुवत रेखा उसके लंबवत हो। दोस्तों, हमारी पृथ्वी होती है वो इस प्रकार घूर्णन करती है। तो ये जो उपग्रह की ऐसे ध्रुवीय उपग्रह की जो कक्षा होगी वह इसके लंबवत होगी। इस प्रकार से वो कक्ष इस प्रकार की जो कक्षा होगी उसके अंदर गति करेगी। यानी कि यह लगभग लगभग पूरे जो पृथ्वी का भाग है उसको कवर कर लेती है, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी इस प्रकार से घूमती है और ये इस प्रकार से। तो कभी ये पॉइंट आएगा, कभी ये, फिर आगे ये पॉइंट, आगे ये पॉइंट, फिर दोबारा से घूम कर आएगा तो ये पॉइंट, यानी पूरी पृथ्वी के भाग को कवर कर लेती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। वे उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय कक्षा का उस कक्षा को कहते हैं जो पृथ्वी के विषुवत रेखा के तल में लंबवत होती है। यानी कि जो हमारी ये विषुवत रेखा होती है पृथ्वी की, ये इस प्रकार, ये जो रेखा होती है ये वाली, ये विषुवत रेखा होती है। इसके लंबवत कक्षा में, यानी लंबवत कक्षा ये होती है, ये इस हमारी ध्रुवीय कक्षा होती है। और इस कक्षा में जो ग्रह चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं उसको अपन ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह उपग्रह की इस कक्षा में अपनी एक परिक्रमा में पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव में एक एक बार गुजरता है। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी होती है ये इसका उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यह अपनी एक परिक्रमा के अंदर एक बार तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है, एक बार उत्तरी ध्रुव से। यानी कि हमारी विषुवत रेखा के लंबवत जो कक्षा होती है उसके अंदर परिक्रमा करता है। और यह उपग्रह सौर तुल्यकाली होता है। एक अकेला उपग्रह पृथ्वी के 100% भाग को छायांकित करता है। ये उपग्रह बादलों के छायांकित लेने में, कॉस्मिक एवं सौर विकिरण के अध्ययन करने में, वायुमंडल के ऊपरी परतों के अध्ययन में, वायुमंडल से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने तथा ओजोन की परत और अंटार्कटिका के ऊपरी ओजोन की परत में बने छेद का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, ये जो उपग्रह होता है या पृथ्वी के 100% भाग को रिकवर करने के कारण, यानी छायांकित करने के कारण, इनका उपयोग जो बादल होते हैं उनको छायांकित करने में किया जाता है। और कॉस्मिक और सौर विकिरण के अध्ययन में, और जो हमारी जो ओजोन परत होती है उसमें जो छिद्र होते हैं उनके अध्ययन को भी अध्ययन करने में किया जाता है। और जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर ओजोन की परत में बने छिद्र का अध्ययन। तो ये मैंने बता दिया है दोस्तों, और ये इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, यानी कि एमसीक्यू लेकर के आएंगे। उसके अंदर हम लेकर के आएंगे 50 क्वेश्चन, तो उनको सोल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों।